नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। खबर आ रही है रूस से, जहाँ के मॉस्को में आज व्लादिमीर पुतिन दोबारा से एक संवैधानिक संशोधन पास कराने के लिए जनमत संग्रह में वो जीत गए और उसके बाद उन्होंने पहला काम जो किया वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को ये शुभकामनाएं दी कि आप अगले 2036 तक जिस तरीके से रूस के राष्ट्रपति रहेंगे उसके लिए हम आपको बधाई देते हैं और इससे दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो और ज़्यादा बेहतर होंगे। साथ ही साथ रूस के 75वें विजय दिवस की भी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी और साथ ही साथ व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि दोनों देशों ने मिलकर कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई लड़ी है और आगे की रणनीति भी बना रहे हैं उसको लेकर भी दोनों देशों के सहयोग की बात की गई। और उसके आगे प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से ये कहा कि उनकी जो भारत यात्रा का वो बेसब्री से इंतजार करेंगे और इस यात्रा के दौरान जो हाई लेवल की मीटिंग होगी और उसमें जो समझौते होंगे उसका भी भारत को इंतजार रहेगा। लेकिन इसी के बाद जो बात व्लादिमीर पुतिन ने कही वो ज़्यादा दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो भविष्य में भी इतने ही मजबूत बने रहेंगे और भारत और रूस मिलकर सामरिक दृष्टि के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। सामरिक दृष्टि आप समझ लीजिए कि सामरिक तौर तरीके वो जो होते हैं, स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए भारत और रूस के बीच लंबी दोस्ती रही है। भारत रूस से हथियार खरीदता रहा है और अभी भी जो हथियारों की डील चल रही है उसके तहत अभी भारत के रक्षा मंत्री रूस गए थे और उन्होंने 33 विमानों का सौदा वहाँ पर दोबारा से किया था। इसके साथ उनके पुर्जों की बात हुई थी और आज उस सौदे को भी पूरी तरीके से फाइनलाइज कर दिया गया है, जिसके तहत भारत को अब रूस से 33 विमान मिलने हैं, जिसमें 21 MiG-29 और 12 सुकोई MK-30 होंगे। तो जो बात चल रही थी कि भारत को क्या क्या मिलने वाला है, साथ ही साथ S-400 की डील भी फाइनलाइज हो चुकी है और जल्द ही उसके भारत आने की उम्मीद है। इस पूरे वाक़े का जो असर पड़ना है दुनिया पर वो ये होगा कि चीन को अब तक लग रहा था कि रूस उसके साथ रहेगा, लेकिन रूस ने खुलकर जिस तरीके से भारत के साथ खड़े होने की बात की और आज का जो स्टेटमेंट है व्लादिमीर पुतिन का कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन ऑल स्पेयर्स, यानी आप समझ लीजिए कि हर क्षेत्र में सामरिक दृष्टि से दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जो कि सीधे तौर पर चीन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि चीन का सीमा विवाद रूस के साथ भी चल रहा है। और इसका सबूत आज फिर से देखने को मिला कि जब चीन के एक पत्रकार ने रूसी एम्बेसी का जो व्लादिवोस्तोक को लेकर कोई एक खबर थी, और व्लादिवोस्तोक रूस का एक बड़ा शहर है। पहले दुनिया की सबसे लंबी जो रेल मार्ग हुआ करता था वो लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्तोक तक हुआ करता था और उसको दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग बताया जाता था। लेकिन अब चीन उसको भी अपना बताने की कोशिश कर रहा है और ऐसा चीन कह रहा है कि 1860 से पहले व्लादिवोस्तोक चीन का था, इसलिए वो अभी भी चीन का है। चीन की ये नीति रही है कि दुनिया के करीब 14 देशों के खिलाफ चीन अपना सीमा विवाद बताता है और इसके लिए वो रेफरेंस में 200 साल, 300 साल, 500 साल और कभी कभी तो 800 साल पीछे चला जाता है। और चीनियों की यही आदत की वजह से अब दुनिया के तमाम देश चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि चीन की तमाम कोशिशों के बाद भी, कम्युनिस्ट होते हुए भी, रूस ने भारत का साथ देने की ठानी, भारत का साथ देने की घोषणा की और चीन से उसने दूरी बनाने का संकेत दे दिया। जो बात चीन के इस पत्रकार ने कही उसके विरोध में भी रूस के अंदर से बातें उठ रही हैं और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये चीनियों का बस चले तो पूरे एशिया को ही ये अपने नक्शे में दिखा दें और उस पर दावा कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि चीन आज जो कुछ है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन चीन इस तरीके से किसी भी देश की भूमि पर दावा नहीं कर सकता है। और ये जो नया डेवलपमेंट हुआ है वो सीधे तौर पर भारत के साथ रूस की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर है, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ पहले से है, लेकिन रूस का भारत के साथ आने का मतलब है कि जो चीन की सीमाएं रूस से मिली हुई हैं उनके ऊपर भी चीन को अपनी सेना बढ़ानी पड़ेगी। और जो बात मैं कर रहा था कि 14 देशों के साथ चीन इस तरीके के दावे करता है, उनमें जापान के तमाम द्वीपों के ऊपर चीन अपना दावा करता रहा है, वियतनाम की तमाम भूमि के ऊपर भारत के साथ जिस तरीके से अक्साई लद्दाख के क्षेत्र को वो अक्साई चीन कहता है,
जो कि जवाहरलाल नाम के भारत के पहले प्रधानमंत्री के कार्यकाल में चीनियों ने धोखे से हड़प लिया था। उसके अलावा चीन अरुणाचल को भी अपना बताने की कोशिश करता है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है, भारत का ही रहेगा और कोई भी इस पर बुरी नज़र नहीं डाल सकता है। इसके अलावा नेपाल के तमाम क्षेत्रों को चीन ये कहकर अपना बताता है कि वो क्षेत्र पहले तिब्बत में थे और आज तिब्बत चीन का है, इसलिए वो सारे के सारे क्षेत्र चीन के हो जाते हैं। यही बात चीन कहता है भूटान के संदर्भ में। उसके अलावा साउथ कोरिया से लेकर नॉर्थ कोरिया तक और फिलीपींस से लेकर ब्रुनेई तक, लाओस तक, ये सारे जो देश हैं उन सभी की ज़मीनों पर चीन अपना हक जताता है और इसके पीछे वो युआन डायनेस्टी तक चला जाता है, जो कि 1271 से 1368 तक रही थी। खैर, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन चीन का पाला अब दुनिया की एक बहुत बड़ी शक्ति से पड़ा है जिसका नाम है भारत, और उसके साथ में रूस भी खड़ा होता हुआ स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। चीन ने कोशिश की थी कि रूस का जो विजय दिवस का समारोह था उसमें वो भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री से बातचीत करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन भारत के रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से मिलने से स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। वाई फेंगी से वो नहीं मिले और यही संकेत था जिसके बाद सीधे तौर पर भारत के रक्षा मंत्री जिस बात के लिए रूस गए थे उस बात को रूस ने माना और वो सारे के सारे जो सामरिक दृष्टि के महत्वपूर्ण चीज़ों की सप्लाई थी उसको बहाल करने का, जल्दी से जल्दी भारत भेजने का उन्होंने वादा किया, जिसको आज भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई तो उसी बात को दोहराया गया कि जो भी बातें चल रही हैं, जो भी सौदे चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा और आने वाले समय में हम दोनों देश मिलकर रक्षा से जुड़े हुए हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से चीन के लिए बड़ा झटका है। चीन को ऐसा लगता था कि अगर वो भारत की सीमाओं पर अपनी सेना को लगा देगा और ऐसा करने के लिए वो रूस के साथ जो सीमाएं जुड़ी हुई हैं वहाँ से सेना को डाइवर्ट कर देगा, वहाँ से वो शिफ्ट कर देगा, लेकिन अब ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं होगा। रूस के जो साथ सीमा जुड़ी हुई है चीन की वो बहुत लंबी सीमा है और उसके ऊपर उसको सेना रखना बहुत ज़रूरी हो गया है इस मीटिंग के बाद, इस बातचीत के बाद में। और उसके बाद जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, तो ये भी एक बड़ा प्रश्न अब चीन के लिए खड़ा हो गया है कि वो किसी भी हालत में उसको ढील मिलने वाली नहीं है। यहाँ तक व्लादिमीर पुतिन की अगर बात की जाए तो 1999 में वो पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद वो 2008 तक राष्ट्रपति रहे। और रूस में ये नियम है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहने के बाद तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं हो सकता है, उसको बीच में गैप चाहिए। और उसी गैप के तहत बाद में व्लादिमीर पुतिन एक बार रूस के प्रधानमंत्री भी रहे दोबारा से। पहली बार भी वो प्रधानमंत्री बने थे, फिर राष्ट्रपति बने, उसके बाद 2 टर्म वो राष्ट्रपति रहे और फिर से प्रधानमंत्री बने। मेदवेदेव जो उनके प्रधानमंत्री थे उनको उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन पूरी की पूरी सत्ता फिर भी व्लादिमीर पुतिन के हाथ में रही थी। और अब 2020 के बाद 2024 में उनका जो दूसरा कार्यकाल है लगातार वो खत्म होने वाला है, जिसकी वजह से उन्होंने जनमत संग्रह कराया और उसमें अब रूस की 70% से ज़्यादा जनता ने इस पक्ष में वोट दे दिया है कि रूस के राष्ट्रपति के तौर पर व्लादिमीर पुतिन रूस में 2036 तक शासन कर सकते हैं। तो ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताकत। और अगर उनकी फिटनेस की बात की जाए तो आज भी दुनिया के जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर अगर किसी की फिटनेस है, सबसे ज़्यादा यंग कोई दिखाई देता है तो वो व्लादिमीर पुतिन है। 67 साल के होने के बावजूद वो आज भी 40 से 50 साल के लोगों को मात दे सकते हैं। और अगर बात की जाए राहुल गांधी जैसे 50 साल लोगों को, तो ऐसे 2 लोगों को भी वो अच्छी तरीके से निपट सकते हैं। बर्फीले पानी में नहाने के फ़ोटो हों या फिर दूसरे इसी तरीके के वो फ़ोटो डालते रहते हैं। और जिस तरीके की बॉन्डेज उनकी भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, भारत के साथ जो पुराने रिश्ते हैं उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। और अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में वो रूस के राष्ट्रपति थे और आज प्रधानमंत्री मोदी है तब भी वो रूस के राष्ट्रपति हैं। ये व्लादिमीर पुतिन की ताकत है और उसी ताकत के साथ वो भारत के साथ खड़े हुए हैं हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में और हर तरीके से। ये जो संदेश है वो चीन के लिए डराने वाला है। चीन पहले ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका के इशारे पर भारत चीन के साथ तनाव मोल ले रहा है, चीन को उकसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब चीन क्या कहेगा कि वो रूस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, रूस को अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा था।
और जब रूस चुप था तो चीन ये कहने की कोशिश कर रहा था कि इस पूरे की पूरी लड़ाई में रूस उसके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही स्पष्ट कर दिया है कि रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है और कोरोना के खिलाफ जिस तरीके से भारत और रूस ने मिलकर लड़ाई लड़ी है उसी तरीके से हर क्षेत्र में हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगे। तो ऐसे में अब जब चीन की जो खिलाफ ज़्यादातर देश हो गए हैं, उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें से ज़्यादातर 90% देश आज चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहे हैं और उनमें अब रूस भी खुलकर शामिल होता हुआ दिख रहा है। रूस के व्लादिवोस्तोक को जिस तरीके से चीन के कुछ पत्रकार दावा कर रहे हैं वो सीधे तौर पर रूस और चीन के बीच तनाव बढ़ाने वाला है, और उस स्थिति में अगर रूस और चीन के बीच भी सीमा विवाद होता है तो निश्चित मानिए कि इस बार चीन की चिंदियां बिखरना लगभग तय है। जय हिंद, जय भारत।